हेलो माय डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मे आई होप यू ऑल आर बेटर। माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल, कोड 55, लेबर वेलफेयर एचआरएम। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2023 के लिए एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का जो है पार्ट 5 में आपके साथ में डिस्कस करूंगी। सो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियोस को शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैं जो भी वीडियोस जो भी लेक्चर्स में यूट्यूब में अपलोड करती हूँ उसके नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन करना है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लियर कर देती हूँ। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सो फ्रेंड्स, जब हम वन सेल्फ खुद के साथ में कम्युनिकेट करते हैं वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम मिरर के सामने बात करते हैं, खुद से बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में खो जाते हैं, खुद से बातें करना, वो होता है वन सेल्फ, मतलब वन टू नन। ये किसी पर्सन के बीच में नहीं होता है। वन पर्सन मतलब आप सेल्फ के साथ में जो बातें करते हो वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सो जो टू पर्सन के बीच में होगा, बिटवीन टू पर्सन, वो होता है इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मीन्स वन सेल्फ, खुद से बातें करना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन वन पर्सन टू वन पर्सन। एंड नेक्स्ट कम्युनिकेशन इज ग्रुप कम्युनिकेशन। जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है, जहां पर ऑडियंस जो होती है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, फ्रेंड्स, मास कम्युनिकेशन में जो ऑडियंस होती है वो लार्ज होती है। बट क्या डिसएडवांटेज होता है मास कम्युनिकेशन की? मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सेंडर एक ही टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन के साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। तो मास कम्युनिकेशन में इंटरेक्शन जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारी अननोन ऑडियंस होती है। नो इंटरेक्शन इन द मास कम्युनिकेशन। बट ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? स्मॉल कम्युनिकेशन होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन में भी हम जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं। क्लासरूम में टीचर जो है अपने स्टूडेंट के साथ में जो इंटरेक्शन करता है वो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। जब हम किसी वन पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करें, वन पर्सन, ओनली वन पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करेगा तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। सो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, मतलब खुद से बातें करना, खुद से कम्युनिकेट करना, स्पिरिचुअलिटी। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन के जब एक बातें करते हैं, टू पर्सन ओनली, तो वो होगा इंटरपर्सनल। इंटर वन टू वन पर कम्युनिकेशन। इंट्रा वन टू नन कम्युनिकेशन मीन्स आप खुद से बातें कर रहे हो, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन, जब स्मॉल ग्रुप होता है तब वो होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप इज ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस जो होती है वो मास कम्युनिकेशन होता है। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं तो मोदी जी मन की बात करते हैं तो मोदी जी इज अ सेंडर एंड ऑल द ऑडियंस इज अ रिसीवर। तो सारी ऑडियंस जो है एक ही टाइम पे लाइव इंटरेक्शन नहीं कर सकती है। हाँ, अगर आप यूट्यूब में कोई पॉडकास्ट चल रहा है वहां पे लाइव चैटिंग कर रहे हो तब आप अपने मैसेज को जो है सेंड कर सकते हो। बट जब एक ही टाइम पे मास कम्युनिकेशन चल रहा है, जब रिसीवर अपने जब सेंडर अपने रिसीवर के रिस्पॉन्ड को नहीं ले पा रहा है, उससे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो मास मास कम्युनिकेशन होता है। लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज right. Question number 2. In which of the following research method, manipulation and control of variables and randomization of samples are two of the basic requirements? So friends, यहाँ पे रिसर्च का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1,
post facto method, descriptive research, case study research and the experimental research. सो फ्रेंड्स जहां पर मैनिपुलेशन करते हैं, जो इसका जो आंसर होगा वो एक्सपेरिमेंटल होगा। क्यों? व्हाई आंसर इज एक्सपेरिमेंटल? सो फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो है टू वेरिएबल होते हैं, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फ्रेंड्स यहाँ पर इस मेथड में जो है टू वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इसमें क्या करते हैं? मैनिपुलेशन और कंट्रोल करते हैं। तो ये जो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, हम मैनिपुलेट करते हैं एंड जो है एक वेरिएबल को कंट्रोल करके रहते हैं। तो टू बेसिक रिक्वायरमेंट जिस रिसर्च मेथड में होती है वो होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। एक्सपोज फैक्टर में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, आफ्टर द सडन सिचुएशन जो ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद हम रिसर्च एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मिड डे मील में जो स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम एक समरी दे देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। केस स्टडी मेथड, जब किसी भी टॉपिक का हम इन डेप्थ में एनालिसिस करते हैं, उसको बहुत गहराई से चेक करते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं, तो वो केस स्टडी रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है टू वेरिएबल्स होते हैं, वन डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस टाइप की रिसर्च जिसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, तो यहाँ पर एक को जो है हम कंट्रोल करके रखते हैं, एक को जो है मैनिपुलेट करते हैं, तो ये रिसर्च होती है एक्सपेरिमेंटल। मैनिपुलेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो वन जो होता है वो कंट्रोल होता है, एक मैनिपुलेट होता है। टू वेरिएबल्स आर देयर इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, तो फ्रेंड्स नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी आपके एग्जाम में नंबर सीरीज आती है, सबसे पहले आप देखो कि इसमें कितने का ऐड है, प्लस चेक करो, फिर उसके बाद में माइनस चेक करो, फिर अगर जब डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट जो है, सेकंड वाली डिजिट जो है फर्स्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, दैट फिर आप उनका मल्टीप्लिकेशन चेक करो। फिर उसके बाद क्या आप कैसे चेक करोगे? अगर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट में जो है उसका जो गैप है वो ज्यादा आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब आप जो है डिवीजन चेक करो। ओके, सो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं। 9 कितने का गैप है? 2, 9 प्लस 2 11 प्लस 2, एंड 11 और 15 में कितने का गैप है? 4, 15 एंड 23 8, तो ये 2 की सीरीज में गैप चल रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसमें कितने का गैप है? 16। ओके, तो 8 2 जा 16, अब 16 2 जा हमें जो है 32 फाइंड आउट करना है, तो 39 प्लस 32, सो आंसर हो जाएगा 71। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो फ्रेंड्स इसमें कितने का गैप है? 2 4 8 16 एंड द 32। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं सीरीज को। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सो फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिक रीजनिंग का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अ मैन वॉक्स 400 meters in north direction, took a left turn and walked 600 meters. He again takes left turn and for 400 meters. How far and which direction he is from his original position? So फ्रेंड्स डायरेक्शन के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हम जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्शन हम ऐसे लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड द साउथ। ओके, सो अब हम सॉल्व करते हैं। अब मैन वॉक, मैन जो है कहाँ से चलना शुरू करता है? नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आप ऊपर की तरफ चलेंगे 400 मीटर, तो आप जो है नीचे से चलना स्टार्ट करेंगे,
नॉर्थ डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो 400 मीटर। देन आप क्वेश्चन को फिर केयरफुली रीड करो। टुक आर लेफ्ट टर्न, अब जो मेन का जो राइट टर्न होगा, ये जो होगा ये राइट होगा, ये जो होगा लेफ्ट होगा। तो जिस पर्सन जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं। तो पर्सन ने जो है साउथ से चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ डायरेक्शन में जो है 400 मीटर चल रहा है। अब जो है वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न जो होगा इस साइड में हो जाएगा 600 मीटर। ये अगेन टैक्स, अब जो है वो अगेन टर्न ले रहा है लेफ्ट, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 मीटर। एंड हाउ फॉर एंड विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम, ओरिजिनल इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अभी जो इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस हो जाएगी, ये दोनों की डिफरेंस जो है सेम है। सो ये हो जाएगी डिफरेंस जो है इसका, अभी जो करंट पोजीशन और पहले उसने जहां से चलना स्टार्ट किया था 600 मीटर। अब हमें देखना है कि उसकी डायरेक्शन कैसी है। पहले जो उसने स्टार्ट किया था ये जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है, नीचे की तरफ हम जाते हैं तो साउथ होता है। अब जो है ये कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन, ये इस साइड जो जा रहा है आपका वेस्ट डायरेक्शन। सो आंसर नंबर सेकंड, 600 मीटर और द वेस्ट डायरेक्शन। सो केयरफुली आपको रीड करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बस आप इतना थोड़ा सा याद रखना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हो गया हमारा वेस्ट, जो कि उसने 600 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर किए। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स करके बताओ, हु इज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सो वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए, जब अगर ये नॉट नहीं होता तब ये जो है राइट होता। अभी ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। तो जो डब्ल्यू जो होता है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब, जो वेबसाइट्स होती हैं इंटरनेट पे, तो ये क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी होती है। इसमें जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इस पे क्लाइंट्स होता है, सर्वर होता है, बिकॉज हम इंटरनेट के थ्रू इस पे कनेक्ट हो पाते हैं। सो अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तब आपका आंसर जो है फर्स्ट वाला राइट होता। स्टेटमेंट नंबर 2, एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यस, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए ये सर्विस अवेलेबल होती है इंटरनेट पर। सो ऑप्शन नंबर सो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। सो ऑप्शन नंबर आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। ओके, सो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। वर्ल्ड वाइड वेब जो है एग्जांपल होता है क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का, एंड एफटीपी इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन हाउ आर द टर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। लॉजिकल रीजनिंग का यह क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कौन सी जो टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आप भी फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, तो जब तक आप अपने स्टूडेंट को कुछ एक्सप्लेन ना करो उससे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास जो होते हैं वो स्ट्रक्चर, जो आर्ग्यूमेंट्स, ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, A. A means all, A is P. E means no, A is P. I means some, O means some, not. So friends, जो पॉजिटिव होता है वो उसे हम अफर्मेटिव बोलेंगे, जो नेगेटिव जिसमें नॉट लगा होगा उसे हम जो है नेगेटिव बोलेंगे। आप ये जो यूनिवर्सल होता है वो उसकी क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल, ए इज बी। तो ये जो ऑल है ये उसकी क्वांटिटी बता रहा है। जब हम सम बोलेंगे
तो ये पर्टिकुलर हो जाता है। जब ऑल है तो ये यूनिवर्सल होगा, बिकॉज ऑल में क्या होता है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव। नो, नो ए, तो नो भी क्या होता है, ये यूनिवर्सल होता है। ओके, तो यहाँ पे नो में नो लगा है, नेगेटिव हो जाएगा ये। सम ए इज बी, जब ऑल की बात होती है तो वो यूनिवर्सल होता है, जब सम की बात होती है तो वो होगा आपका पर्टिकुलर। ओके, सो सम ए इज नॉट बी, तो ये भी जो सम लगा हुआ है ये पर्टिकुलर। आप बस इतना ध्यान में रखना कि जो ऑल वाली टर्म होगी जो दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो जो है यूनिवर्सल होता है, सम वाला पर्टिकुलर होता है। तो जिसमें नॉट लगा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसमें नॉट नहीं लगा होगा वो अफर्मेटिव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है उसकी क्वालिटी को शो करता है, जो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होता है उसकी क्वांटिटी को शो करता है। कभी कभी नेट में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्वालिटी कौन सी होगी और द क्वांटिटी कौन सी होगी, तो यूनिवर्सल और द पर्टिकुलर इज द क्वांटिटी, एंड अफर्मेटिव और द नेगेटिव जो होगी वो उसकी क्वालिटी होगी। तो क्वालिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो क्वांटिटी मीन्स ऑल, मीन्स ये क्या है, क्वांटिटी। ओके, सो ऑल वाला जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, सम वाला जो होता है वो पर्टिकुलर। ओके, ये तो हो गया आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है। सो फ्रेंड्स, ऑल ए इज बी, हम जो सिलॉग सॉल्व करते हैं वो ऐसे सॉल्व करते हैं, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, ऑल ए इस बी में जो ऑल है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऑल ए जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा बी को, तो ये जो ए है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ये बी वाला जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जिसके आगे जो है सम लगा होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एंड जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, ओके, सो ये जो हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऑल में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऑल में जो है ए डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट, ये होगा आपका प्रेडिकेट। ओके, सो ऑल में क्या है, सब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आगे वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये जो पीछे वाला होता है वो होता है प्रेडिकेट। तो इसमें ऑल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें ऑल लगा हुआ है, क्योंकि ऑल ए इज बी मीन्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और बी जो होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देन अब ये जो नो है, नो जो है बी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बी नो में जो होते हैं वो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑल तो लगा नहीं है, बट नो लगा हुआ है, तो नो ए बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सम, क्योंकि कुछ ए बी है तो इसमें जो है दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सम ए इज नॉट बी, तो सम वाले में जिसमें सम लगा है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो लास्ट वाला होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉरी फॉर द डिस्ट्रक्शन। ओके, सो आपको कैसे ध्यान रखना है, ए वाला जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पीछे वाला अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नो में जो है दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एंड सम में बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, एंड सम नॉट में लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ए ई आई ओ, सो फ्रेंड्स जो ए होता है वो ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम, और ओ मीन्स सम नॉट। तो ये जो ए होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और प्रेडिकेट जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब नो में बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सम,
सम में जो है बोथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सम नॉट में फर्स्ट वाला अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट जो होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड। मेरी होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे पूछा गया है आपसे यूनिवर्सल नेगेटिव। तो यूनिवर्सल नेगेटिव, अब आप बताओ, यूनिवर्सल नेगेटिव मीन्स नो, नो ए इज पी, ये होता है यूनिवर्सल। नो होगा मीन्स यूनिवर्सल, नो लगा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें हमने डिस्कस किया था बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो बोथ द टर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा होगा? यूनिवर्सल नेगेटिव। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये कौन सा है? ऑल। एंड सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है हमारा सम नॉट, ये हो जाएगा नो। नाइदर द सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, सम। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, Fat, friends, Indian logic का क्वेश्चन है। Fat Krishna eats either during day or night. Fat Krishna does not eat during day, therefore Fat Krishna eats during night. The above is an example of which type of interest? आपसे इंटरेस्ट पूछे गए, एक एग्जाम्पल देके बोला गया है कि कृष्णा जो है मोटा है, उसमें जो है फैट है, क्योंकि या तो वो जो है नाइट में खाता होगा, आइदर ड्यूरिंग डे और द नाइट। फैट कृष्णा डज नॉट ड्यूरिंग अ डे। अगर कृष्णा डे में नहीं खाता है तो वो नाइट में खाता होगा, अगर नाइट में नहीं खाता है तो डे में खाता होगा, बट अगर वो फैटी है तो खाता तो होगा। देयरफॉर फैट कृष्णा ईट्स ड्यूरिंग द नाइट। अगर उसमें फैट है, या तो वो दिन में खाता होगा या तो वो नाइट में खाता होगा। मीन्स यहाँ पर हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं दिया गया, हम सिर्फ यहाँ पे अर्थ निकाल रहे हैं, अर्थपति, इम्प्लीकेशन, कि अगर कृष्णा में फैट है तो या तो वो डे में खाता होगा या तो वो नाइट में खाता होगा। तो जब हम किसी एग्जाम्पल में, किसी भी सिचुएशन में अर्थ निकाल रहे होते हैं, उसका इम्प्लीकेशन कर रहे होते हैं अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन को, तो वो होता है इम्प्लीकेशन और द अर्थपति। कंपैरिजन में हम टू पर्सन का कंपैरिजन करते हैं कि ए इज ब्यूटीफुल एज कंपेयर टू बी। तो जब हम किसी पर्सन को कंपैरिजन करते हैं, उपमाना कंपैरिजन होता है। वर्बल टेस्टिमोनी रिलेटेड टू द वर्बल शब्द, यहाँ पे हम शब्द का यूज करते हैं। अनुपलब्धि मीन्स जो चीज अवेलेबल नहीं है, अनुपलब्ध है, वो होता है अनुपलब्धि। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कृष्णा को जो है पेट है, दैट मीन्स कि वो या तो दिन में खाता होगा या तो नाइट में खाता होगा, तो ये हम अर्थ निकाल रहे हैं, इम्प्लीकेशन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, रिमूवल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स इन अ क्लासरूम विल रिजल्ट इन। कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर इनंसिएशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर, अ क्लाइमेट ऑफ पर्पसफुल स्टूडेंट इंटरेक्शन, प्रमोशन ऑफ पर्सनालिटी कट, टेरिबल इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्टिव एग्जांपल। सो फ्रेंड्स, बैरियर का क्या मतलब होता है कि जब कम्युनिकेशन करते टाइम कोई हर्डल्स आते हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कोई डिफिकल्टीज आती है किसी भी रीजन से, जब हम कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं कोई हर्डल्स की वजह से, कोई ट्रबल्स की वजह से, तो वो होता है कम्युनिकेशन बैरियर। तो कम्युनिकेशन बैरियर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इमोशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सो आपसे बोला है कि रिमूवल, कम्युनिकेशन बैरियर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो क्लासरूम में कम्युनिकेशन के बैरियर को रिमूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो कम्युनिकेशन होता है, बिहेवियर होता है, वो क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होता है। इनंसिएशन का मीन्स होता है जब हम कुछ बातें करते हैं, तो इस टाइप की चीजें जब यूज करते हैं तो कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है, सामने वाले को अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो क्लियर इनंसिएशन, हमारे जो इनंसिएशन होते हैं वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, तब हम कम्युनिकेशन में आने वाले हर्डल्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अ क्लाइमेट ऑफ पर्पसफुल स्टूडेंट इंटरेक्शन, तो कम्युनिकेशन में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होना चाहिए? पर्पसफुल होना चाहिए। जब आप किसी के साथ में कम्युनिकेट करें तो एटलीस्ट आपका जो पर्पस है वो कंप्लीट होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ पर्सनालिटी कट,
हमें कम्युनिकेशन में कभी भी पर्सनालिटी को कट नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, नेगेटिव वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट कर दो। इररिलेवेंस इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, हमें कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इररिलेवेंस का यूज नहीं करना चाहिए। जब हम इररिलेवेंस का यूज करेंगे तो वो कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा। जब हम अपनी पर्सनालिटी को कट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, तो वो भी हमारा जो है कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करेगा। सो ऑप्शन नंबर वन इज राइट। ओनली क्लियर इन इनंसिएशन ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन बिहेवियर एंड क्लाइमेट ऑफ पर्सफुल स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो बैरियर का मीन्स होता है डिफिकल्टीज इन द कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर एमिटेड फ्रॉम अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से हम किस टाइप के गैसेस को जो है हम या पर्टिकुलर्स को जो है एमिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल बेस्ड थर्मल पावर में हम जो एमिट करते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द पर्टिकुलर। पर्टिकुलेट मैटर जो होता है वो होता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन जो होता है वो होता है पर्टिकुलेट मैटर। ब्लैक कार्बन को हम सूट भी बोलते हैं, ब्लैक सूट, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में जो है इमिट होता है, जो पॉल्यूशन से क्रिएट होता है। तो हम क्या क्या इमिट करते हैं, ओजोन तो नहीं आएगा इसमें। ओके, सो ये प्रोड्यूस क्या करता है, क्या इमिट करता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द पर्टिकुलर मैटर ब्लैक सूट और द ब्लैक कार्बन। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, which of the following are the main recommendation of knowledge commission with regard to higher education in India? So मैं फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके बताओ कि नॉलेज कमीशन जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब आया था अपने एग्जिस्टेंस में। सो ऑप्शन नंबर ए, मोर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, massive expansion of higher education, focus on affirmative action, efforts to achieve excellence, nationalization of higher education। So friends, नॉलेज कमीशन जो आया था अपने एग्जिस्टेंस में वो 2005 में आया था। सैम पित्रोदा ने इसको रिकमेंड किया था। रिकमेंडेशन ऑफ द नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा लेके आए थे, जून में आया था, 2005 में आया था ये। सो मोर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, ये जो है रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं था। जहां पे भी जबरदस्ती की जा रही हो, मोर लगाओ, ऑलवेज दिया हो, उस टाइप के ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया करो। क्लोजर ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नो इट्स नॉट क्लोजर ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कमीशन ने एक्सपेंशन ऑफ द हायर एजुकेशन को जो है रिकमेंड किया था। फोकस ऑन अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव का मीन्स होता है पॉजिटिव एक्शन। तो पॉजिटिव एक्शन को जो है प्रेफर किया था नॉलेज कमीशन ने। एफर्ट्स टू अचीव एक्सीलेंस, यस, एक्सीलेंस जब आ जाए कोई भी क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है तो आप जो है उसको राइट कर सकते हो। नेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो नेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन जो है नॉलेज कमीशन में नहीं आया था, ये दूसरे कमीशन में आया था। तो फ्रेंड्स, कोटारी कमीशन जो है वो हायर एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आया था 1964 से 1966। एक होता है राधा कृष्णन कमीशन। हम आगे आने वाली वीडियो में जो है ये सारे कमीशन भी डिस्कस करेंगे, जो आया था 1948 टू 1949। तो नॉलेज कमीशन कब आया? 2005 में सेम पित्रोदा ने इसको रिकमेंड किया था। तो नॉलेज कमीशन वाज आल्सो नोन एज नॉलेज कमीशन वाज थिंक टैंक पॉलिसी, जो आया था 30 जून 2005। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे 2005 में जो है मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे नॉलेज कमीशन रिकमेंड किया गया था। तो क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या रिकमेंडेशंस थे नॉलेज कमीशन के? नॉलेज कमीशन में रिकमेंड किया गया था क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 1500 यूनिवर्सिटी जो है हमें क्रिएट करना है 2015 तक। नॉलेज कमीशन ने कहा था कि 2015 तक हमें जो है यूनिवर्सिटीज 1500 यूनिवर्सिटीज जो है क्रिएट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिस्ट्रक्चर करना है। तो द कमिटी रिकमेंडेड 50 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज का रिकमेंडेशन दिया था। दिस नेशनल यूनिवर्सिटी विल गिव एडमिशन ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ द इंडिया, अचीव एक्सीलेंस
ओके, देयर शुड बी एफर्ट्स टू रिटेन टैलेंट फैकल्टीज। इनका जो एक्सीलेंस था कि जो है एजुकेशन सेक्टर में जो है रिटेन और द टैलेंटेड फैकल्टी आना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप स्टैंडर्ड प्रेफरेंस, क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस था। अब ये ऑप्शन में आपसे पूछा गया है मोर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन, तो ये जो कमीशन है वो मोर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को क्रिएट नहीं करता है। ये इन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या किसको रिकमेंड किया था? IRAHE। IRAHE का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो मोर है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो राइट हो, रॉन्ग हो गया। तो क्रिएशन किया था उन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, नॉलेज कमीशन ने, IRAHE। तो नेशनल एजुकेशन, नेशनल नॉलेज कमीशन जो है IARHE को जो है रिकमेंड करता है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द हायर एजुकेशन। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, C, D एंड द E। सो फ्रेंड्स, मैं होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं कोई और कोई टॉपिक डिस्कस करूं, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो की PDF एंड द नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड